नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो भारत के इतिहास को बदल देगी। यह कहानी है समुद्री रास्तों की खोज और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के नाविक नए समुद्री रास्तों की खोज में निकल पड़े। उनका मकसद था भारत और पूर्वी देशों से सीधे व्यापार करना। उस समय यूरोप में मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों की बहुत मांग थी और इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नए रास्तों की खोज आवश्यक थी। इसी कोशिश में 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डी गामा की इस खोज ने यूरोपियन देशों के लिए भारत के द्वार खोल दिए। इसके बाद पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज और डच भी भारत आ गए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। यह कंपनी मुख्यतः मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों का व्यापार करती थी। शुरुआत में उनका इरादा सिर्फ व्यापार करने का था, लेकिन समय के साथ उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उन्होंने भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ व्यापारिक समझौते किए और अपनी स्थिति को मजबूत किया। व्यापार के साथ साथ उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया। समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय शासकों के बीच आपसी संघर्षों का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपने नियंत्रण को बढ़ाया। कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए अपनी सेना का उपयोग किया और कई युद्ध लड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन और उनकी गतिविधियों ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने भारतीय संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया और भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया। इसके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और देश पर विदेशी नियंत्रण बढ़ता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। उनके आगमन ने भारतीय समाज में कई बदलाव लाए और देश को एक नई दिशा में ले गए। इस कहानी को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में ले जाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे भारत ने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह थी समुद्री रास्तों की खोज और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण लगी होगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और इसके परिणाम स्वरूप क्या-क्या बदलाव आए। भारत आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री का मतलब गोदाम और व्यापारिक केंद्र से था, न कि आजकल के कारखानों से। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1615 में कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस दौरान कंपनी ने मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार के साथ साथ अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने व्यापारिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए किलेबंदी शुरू कर दी। यह किलेबंदी आगे चलकर उनके साम्राज्य विस्तार का आधार बनी। 18वीं सदी के मध्य तक मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था। मुगल साम्राज्य, जो कभी अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाना जाता था, अब आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों से कमजोर हो चुका था। इस पतन ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसे भरने के लिए कई क्षेत्रीय शक्तियां और विदेशी ताकतें तैयार थीं। इसका फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित होने के बावजूद उन्होंने धीरे धीरे अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत बढ़ाई। कंपनी ने भारतीय शासकों के बीच फूट डालने और उन्हें कमजोर करने की नीति अपनाई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की। सिराजुद्दौला, जो एक युवा और साहसी शासक थे, ने कंपनी की नीतियों का विरोध किया और उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए। उन्होंने महसूस किया कि कंपनी का बढ़ता प्रभाव बंगाल की स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए खतरा है। उन्होंने कंपनी को किलेबंदी करने से रोका और उनके व्यापारिक विशेषाधिकारों को रद्द कर दिया। सिराजुद्दौला के इन कदमों ने कंपनी को नाराज कर दिया और उन्होंने नवाब के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। कंपनी ने अपने सैन्य बल को मजबूत किया और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। इससे नाराज होकर
कंपनी ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कंपनी ने अपने सैन्य बलों को संगठित किया और सिराजुद्दौला की सेना के खिलाफ एक सुनियोजित हमला किया। इस युद्ध की तैयारी में कंपनी ने अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग किया। 1757 में प्लासी के मैदान में हुए इस युद्ध में कंपनी ने सिराजुद्दौला को धोखा देकर हरा दिया। इस युद्ध में कंपनी ने सिराजुद्दौला के सेनापतियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया, जिससे नवाब की सेना कमजोर हो गई और अंततः हार का सामना करना पड़ा। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध ने न केवल बंगाल की राजनीति को बदल दिया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। इस युद्ध के बाद कंपनी ने अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस युद्ध ने कंपनी को बंगाल की वास्तविक शासक बना दिया और उनके साम्राज्य विस्तार का रास्ता खोल दिया। कंपनी ने बंगाल की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लिया और अपने साम्राज्य को और भी विस्तारित किया। इस प्रकार सिराजुद्दौला का पतन और प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय की शुरुआत का प्रतीक बन गया। प्लासी की हार के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा उद दौला ने मिलकर कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला। 1764 में बक्सर में दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी कंपनी को जीत हासिल हुई। बक्सर की जीत ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वास्तविक शासक बना दिया। कंपनी ने इन क्षेत्रों से भारी राजस्व वसूलना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सेक्शन 5, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान के साथ संघर्ष। दक्षिण भारत में मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने कंपनी के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दी। टीपू सुल्तान एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी। 1780 से 1799 के बीच कंपनी और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के साथ ही मैसूर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया और यह क्षेत्र कंपनी के अधीन हो गया। सेक्शन 6, मराठा साम्राज्य का उत्थान और पतन, अंग्रेजों से संघर्ष। 18वीं सदी के अंत तक मराठा साम्राज्य पश्चिम और मध्य भारत में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरा था। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित यह साम्राज्य मुगलों के पतन के बाद सबसे बड़ी ताकत बन गया था। हालांकि आंतरिक कलह और अंग्रेजों की चालबाजियों के कारण मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और मराठाओं के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 1718 में मराठाओं की हार हुई और उनका विशाल साम्राज्य कंपनी के अधीन हो गया। इस तरह कंपनी भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गई। सेक्शन 7, सहायक संधि रियासतों का शिकंजा और ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार। भारतीय रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति शुरू की। इस संधि के तहत भारतीय शासक अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना रखने को बाध्य हो जाते थे और बदले में उन्हें कंपनी को एक बड़ी रकम देनी पड़ती थी। इस संधि के कारण भारतीय शासक अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और सेना रखने के अधिकार खो बैठे। वे पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर हो गए और धीरे धीरे उनकी सत्ता क्षीण होती गई। सेक्शन 8, व्यपगत का सिद्धांत, साम्राज्य विस्तार का एक और हथियार। सहायक संधि के अलावा कंपनी ने भारतीय रियासतों को हड़पने के लिए व्यपगत के सिद्धांत का भी इस्तेमाल किया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी भारतीय शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी रियासत कंपनी के अधीन हो जाती थी। इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके कंपनी ने झांसी, सतारा, नागपुर जैसी कई रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया। यह नीति कंपनी के साम्राज्य विस्तार का एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हुई। सेक्शन 9, व्यापार से साम्राज्य तक, ईस्ट इंडिया कंपनी का कायापलट। दोस्तों,
हमने देखा कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 में हुई थी, जब इसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर प्रदान किया था। उस समय कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करना था। प्लासी और बक्सर के युद्धों ने कंपनी को भारत में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जिसमें कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें कंपनी ने बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। टीपू सुल्तान और मराठाओं के साथ संघर्षों ने उनकी सैन्य ताकत को और मजबूत किया। टीपू सुल्तान के साथ 4 युद्ध हुए, जिन्हें मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। मराठाओं के साथ भी कई युद्ध हुए, जिनमें कंपनी ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। सहायक संधि और व्यपगत के सिद्धांत जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। सहायक संधि के तहत भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना की सहायता लेनी पड़ती थी और बदले में उन्हें भारी कर चुकाना पड़ता था। व्यपगत के सिद्धांत के तहत जिन राज्यों के शासकों की कोई संतान नहीं होती थी, वे राज्य कंपनी के अधीन हो जाते थे। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह ने कंपनी के शासन की नींव हिला दी और ब्रिटिश सरकार को भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में लेना पड़ा। इस तरह भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। ब्रिटिश क्राउन ने भारत में वायसराय नियुक्त किए, जो सीधे इंग्लैंड की महारानी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। इस नए शासन के तहत भारत में कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आए। तो दोस्तों, यह थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी, जो व्यापार करने आई थी लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत पर राज करने लगी। इस कंपनी ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया और इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं।